हम लोग पिछले क्लास में बातें कर रहे थे। पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे भारत के भूगोल में पड़ोसी देश है बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश से जुड़े हुए जो भी सवाल था उन सवालों पे चर्चा किया। बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चला, फिर से मैत्री एक्सप्रेस है भारत और बांग्लादेश के बीच चला, उसके बाद बस सेवा भी चला, उसके बाद नैहाटी और हल्दीबाड़ी के बीच में भी ट्रेन रूट की शुरुआत हुई। ढाका कोलकाता बस सेवा, कोलकाता अगरतला बस सेवा ढाका होके इन सब की शुरुआत किया गया ताकि एक संबंध है भारत और बांग्लादेश के बीच बेहतर रहे। हमने कल इनक्लेवों की भी चर्चा किया था, 3 बीघा गलियारा की चर्चा किया था। और एक तरह से देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच कई सीमा चौकियां हैं जहां से भारत से बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश से भारत पहुंचा जा सकता है। इसके लिए हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था। आज हमारा दूसरा जो पड़ोसी देश है जिसका नाम है चीन। तो अगला हिंट डालते हैं भारत और चीन। भारत और चीन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत और चीन, भारत और चाइना। अब यहां पे देखें, भारत और चीन के बारे में हम बातें करें तो दूसरा जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किसके साथ लगती है? चाइना के साथ लगती है। भारत की दूसरी सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? चाइना के साथ लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं था, लेकिन भारत और चाइना के बीच में एक स्पष्ट सीमा रेखा है जिस मैकमोहन लाइन कहा जाता है। जो मैकमोहन लाइन प्राकृतिक रूप से भारत और चीन को एक दूसरे से अलग करने का कार्य करता है, एक दूसरे से अलग करने का कार्य करता है। भारत और चीन के बीच जो सीमा की लंबाई है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, वो 34 से 88 किलोमीटर है। 3488 किलोमीटर लंबी चाइना के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। एक बार नोट कर लेंगे स्टार बना के। भारत और चीन में पहला पॉइंट, भारत की दूसरी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत की दूसरी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन के साथ है, लगती है। चीन के साथ है, लगती है। चाइना के साथ है, लगती है। आगे नोट कर लें, भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच 34 से 88 88 किलोमीटर लंबी 3488 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। 3488 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। आगे नोट कर लें स्टार बना के। भारत और चीन के, स्टार बना के बटन करेंगे, भारत और चीन के अलग करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। मैकमोहन रेखा कहा जाता है।
मैक मोहन रेखा कहा जाता है। अब यहां पे हम बातें करें, मैक मोहन रेखा कहा जाता है। ये मैक मोहन रेखा कहां कहां से गुजरती है और कितने भारत के ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा चाइना के साथ लगती है। आप उसमें देख सकते हैं कि भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमा चाइना के साथ लग रही है। तो आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो लद्दाख है, आपको सीधे सीधे ऊपर की तरफ देखिए तो ये है आपका लद्दाख है। लद्दाख के बाद देखें तो कौन आएगा, हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब नहीं लग रहा है। लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के बाद देखें उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद कौन आ जा रहा है, नेपाल। नेपाल के बाद कौन आएगा, सिक्किम। सिक्किम के बाद भूटान शुरू हो जा रहा है। भूटान के बाद कौन होगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पूरा कवर करेगा, उसके बाद म्यांमार शुरू हो जाएगा। यानी कि कितने राज्यों की सीमा लग रही है, 5, यानी कि 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अगर वायदे पूछे कि किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चाइना के साथ लगती है, तो अब आपको चेंज करना पड़ेगा। किसका लगेगा, लद्दाख। लद्दाख लद्दाख के बाद कौन आएगा, हिमाचल। हिमाचल के बाद कौन होगा, उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद सिक्किम है। सिक्किम के बाद कौन होगा, अरुणाचल है। ये है चाइना से लगने वाले राज्य। तो फिर यहाँ पे एक सवाल है कि किसकी किसकी सीमा चाइना से नहीं लगती है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब यहाँ पे देखे, पहले जम्मू कश्मीर की लगती थी लेकिन अब नहीं लग रही है। तो पहले नंबर तो प्रथम दृष्टया जम्मू कश्मीर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कौन होगा, दूसरा आपका हो जाएगा और वो होगा आपका उत्तर प्रदेश, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश की भी सीमा 2000 के पहले किससे लगती थी, चाइना से। लेकिन उत्तराखंड के विभाजन हो जाने के बाद अब चाइना की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है, उत्तराखंड से लगती है। उसके बाद देखें, यहाँ पे बिहार की सीमा नहीं लगेगी, क्योंकि नेपाल ने पूरे बिहार को कवर कर लिया है, तो बिहार की सीमा नहीं लगेगी। उधर देखें तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो है असम, जो 2 बार पीसीएस के प्रीमियम मेंस में आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती है। तो यहाँ पे देखें, असम की सीमा नहीं लगती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आप देखेंगे तो किसकी सीमा नहीं लग रही है, असम की सीमा नहीं लग रही है, असम की। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि असम की सीमा लगती है कि नहीं लगती है। असम की सीमा नहीं लगती है। किससे नहीं लगती है, चाइना के साथ नहीं लगती है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इधर देखें, मणिपुर और नागालैंड की भी सीमा नहीं लग रही है, त्रिपुरा की सीमा नहीं लग रही है, पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं लग रही है। और जब भी क्वेश्चन बनाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा चाइना के साथ नहीं लगती है, ये क्वेश्चन को पूछे जाने का पैटर्न है। ये पैटर्न से सवाल आता है, पूछा जाता है, इसलिए यहां पे हमने चर्चा किया। ये नोट कर लेंगे। चीन से लगने वाले भारत के राज्य, चीन से लगने वाले भारत के राज्य, भारत के राज्य। अब इसमें देखें, पहला राज्य कौन सा है चीन से लगने वाले भारत के राज्यों में, लद्दाख, ब्रैकेट में कर लेंगे केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, यूटी। पहला है लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद दूसरा कौन है, दूसरा है और वो है हिमाचल प्रदेश। तीसरा कौन है, उत्तराखंड। उसके बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद कौन है, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम के बाद है और वो है अरुणाचल प्रदेश। इन सभी राज्यों की सीमा किससे लगती है,
चाइना से लगती है, और भारत और चीन को अलग करने वाली जो प्राकृतिक सीमा रेखा है उसे किस लाइन के नाम से जान जाता है? मैकमोहन रेखा के नाम से जान जाता है, मैकमोहन लाइन के नाम से पुकारा जाता है। मैकमोहन रेखा कहा जाता है, मैकमोहन लाइन कहा जाता है। दूसरे पॉइंट पे हम बातें करें, भारत और चीन के बीच आने जाने के लिए प्राकृतिक दर्रे बने हुए हैं। पहले जो तिब्बत था वो भारत और चीन के बीच में बिचौलिया की भूमिका निभाता था। जैसे नेपाल बिचौलिया की भूमिका निभाता है, बफर की भूमिका निभाता है, बफर स्टेट की भूमिका निभाता है, उसी तरह पहले तिब्बत भी निभाता था। लेकिन तिब्बत को कब्जे में ले लिया किसने? चाइना ने, और तिब्बत का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। वहां के शासक के जो दलाई लामा थे, वहां के बौद्ध धर्म के गुरु, वो दलाई लामा अपने 90,000 सपोर्टरों के साथ 1962 में भाग के भारत चले आए। इसी कारण, इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया। 20 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन के बीच में एक युद्ध भी हुआ, जिस युद्ध में देखा जाए तो बड़े पैमाने पर एक तरह से लोग मारे गए, और एक तरह से देखा जाए तो फिर बाद में चाइना ने युद्ध विराम की भी घोषणा कर दिया। उत्तर पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा चाइना के कब्जे में चला गया। उसके बाद इधर जो लद्दाख का अक्साई चीन है, वो अक्साई चीन भी किसके कब्जे में चला गया? चाइना के कब्जे में चला गया। और कुछ जो लद्दाख का हिस्सा था उसने किसको दे दिया? पाकिस्तान को दे दिया। और इस तरह देखा जाए तो फिर उसने एक तरह से युद्ध विराम की घोषणा भी कर दिया। जबकि चाइना के साथ हमारा 1954 में एक समझौता हुआ था, जिसे पंचशील समझौता कहा गया, और जिस पंचशील समझौते के तहत ये घोषणा किया गया था कि हिंदी और चीनी भाई एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे। जब भी सीमा पे आएंगे तो बिना हथियार के आएंगे, जब भी वो चाइना के सीमा पर भ्रमण करेंगे तो बिना हथियार के भ्रमण करेंगे। लेकिन आज एक कंडीशन ये है कि वो प्राकृतिक हथियार लेके भ्रमण करते हैं। जैसा कि आपने गेवलान घाटी का मामला देखा या अन्य जगहों का मामला देखा, वहां पे मुख्य मुद्दा क्या था? मुख्य मुद्दा ये था कि ये लोग प्राकृतिक हथियार का प्रयोग कर रहे थे। डंडा लिए थे, उसी डंडा में कटीले तार बांध दिए थे भारतीयों को मारने के लिए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून भी बन चुका था। एक तरह से समझौता का उल्लंघन भी नहीं करना था कि यहाँ पे दोनों लोग जब भी पेट्रोलिंग करेंगे बॉर्डर पर तो दोनों के पास निशस्त्र होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर अब जो चाइना और भारत के बॉर्डर पे लड़ाई होती है वो पहलवानी होती है। वो क्या करते हैं? पहले से ही घात लगा के जो डंडा इत्यादि है उसमें कटीले तार या चाकू या अन्य चीजें बांध देते हैं, जिससे भारतीय सैनिकों को उन्होंने मारने का प्रयास किया, और जिसमें कम से कम 24 से 25 भारतीय सैनिक गेवलान घाटी में शहीद हो गए। और इस तरह देखा जाए तो भारत और चीन के बीच में बहुत से मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को देखा जा सकता है। जिसमें देखा जाए तो एक तो आपका जो झील लगभग 134 किलोमीटर लंबी है, और वो कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। उस झील को लेकर भी विवाद है, जहाँ पर चाइना लगातार वहाँ पे जो फिंगर पॉइंट बने हुए हैं उस फिंगर पॉइंट से वो आगे बढ़ता जा रहा है। उस झील का नाम क्या है? पेंगोंग झील है, 134 किलोमीटर लंबा। और उसी पेंगोंग झील के बारे में हम चर्चा करें तो उस पेंगोंग झील पर इलाहाबाद के 2 लड़के स्कूटी से फतह हासिल कर गए। यहाँ के 2 लड़के कहाँ चले गए थे? अभी बस 6 महीना पहले का है। 2 लड़के स्कूटी चलाते हुए पेंगोंग झील चले गए। वहां पे जाके उन्होंने वीडियो बनाया, कहा कि हम लोग पेंगोंग झील पहुंच गए हैं। 2000 किलोमीटर वो आराम से स्कूटी चलाते हुए गए। वहां सेल्फी एक दिन आया, तो फिर कहा कि आमिर खान ने 3 इडियट पिक्चर में मात्र उनके लिए किसने कोई हीरोइन चलाई थी, तो किसी ने थोड़ा सा स्कूटी चलाया था, और हम लोग सीधे इलाहाबाद से 2000 किलोमीटर स्कूटी चला दी। तो अब यहाँ पे है क्या? एक तरह से देखा जाए तो पेंगोंग झील हो गया, फिर नाथुला दर्रा हो गया, जिसके माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इसे 2006 में खोला गया।
क्योंकि नाथुला दर्रा 1962 के बाद बंद कर दिया गया था, सिक्किम में है, जो चाइना जाने का एक मार्ग उपलब्ध कराता है। और उसी नाथुला दर्रा से होके जो दर्शनार्थी हैं वो मानसरोवर भी जाते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। उसके बाद उत्तराखंड में देखा जाए तो कई दर्रा हैं, जो दर्रा लिपुलेख है से लेकर कई दर्रा है जो चाइना जाने के मार्ग उपलब्ध कराते हैं, कैलाश मानसरोवर जाने का मार्ग उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखा जाए, जब भारत यहाँ पे सड़क मार्ग का निर्माण कर रहा है, वो चाहे लद्दाख का एरिया हो, चाहे उत्तराखंड का एरिया हो, चाहे आपका अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो, सिक्किम का एरिया हो, डोकलाम विवाद हो, या फिर नाथुला लिपुलेख काला पानी का विवाद हो, इन सभी विवादों को चाइना जन्म देता है। वो नहीं चाहता है कि किसी भी सूरत में बॉर्डर इलाकों में निर्माण कार्य भारत करवाए, क्योंकि अच्छी सड़कें होंगी तो स्वाभाविक है कि जल्दी भारत की सेना पहुंच जाएगी। इसीलिए भारत ने डोकलाम में भी सड़कों का निर्माण करवाया, वहां पे पुल बनवा रहा है, जिसके कारण भारत जहां पे 12 घंटा में चाइना बॉर्डर पे पहुंचता था, अब मात्र 2 से ढाई घंटा के अंदर वहां पे सफर कर लेगा, चाइना बॉर्डर पे पहुंच जाएगा, जिसके कारण चाइना बेचैन था। उसके बाद इधर लिपुलेख और काला पानी, जो भारत और नेपाल के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है काली नदी, और दोनों काली नदी क्या करती है, भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। चाइना ने चढ़ा दिया नेपाल को, कहा कि ये जो दर्रा है, जो लिपुलेख दर्रा है, वो दर्रा तक तुम्हारा क्षेत्र है, और इसलिए वहां पे सड़क मार्ग बना रहा है। जिस सड़क मार्ग का विरोध है किसने किया, नेपाल ने किया, कहा कि लिपुलेख और काला पानी हमारा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे सड़क मार्ग का निर्माण नहीं होना चाहिए। सड़क मार्ग के व्यवधान डाला किसने, नेपाल ने। लेकिन नेपाल में आने जाने की सुविधा भी उससे बहाल हो सकती है, बेहतर हो सकता है। पर्यटन से लेके अन्य रोजगार के भी क्षेत्र नेपाल में खुल सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। अब देखा जाए तो आप बाई बस है, बाई एक तरह से बाई कार है, आप कैलाश मानसरोवर तक जा सकते हैं। पहले क्या था कि पहले ही गाड़ी रोक देना पड़ता था, और गधा और खच्चर इत्यादि के माध्यम से रास्ता नहीं बने होने के कारण कुछ दिनों तक, कुछ दूर तक 20, 22, 25 किलोमीटर तक सफ़र करना पड़ता था, बाकी पैदल चलना पड़ता था, और इस तरह देखा जाए तो कैलाश मानसरोवर पहुंचा जाता था। लेकिन अब कैलाश मानसरोवर की दूरी बहुत कम हो चुकी है, सड़क मार्ग से आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि लिपुलेख का जो दर्रा है वहां पर भी एक तरह से क्या बनाया जा चुका है, सड़क मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो भारत और चीन के बीच में कई विवादास्पद मुद्दे हैं, जिन मुद्दों की भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो द्विपक्षीय व्यापार संबंध भी है। चाइना का भारत के साथ 40 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, और उसके बदले में भारत का मात्र 10 बिलियन डॉलर व्यापार होता है। यानी कि अभी भी भारत से ज़्यादा जो गुड्स है, प्रोडक्शन है, वो चाइना के पास है, और चाइनीज वस्तुएं हमारे घर घर तक पहुंची हुई हैं। हमारे घर घर तक चाइनीज वस्तुओं का विस्तार है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में है, क्योंकि वो क्या करता है, सबसे ज़्यादा चाइनीज वस्तुएं भारत में बेचता है, और भारत की वस्तुएं सबसे कम पहुंचती है तो कहाँ पे पहुंचती है, चाइना में। वहाँ पे वस्तुएं सस्ती हैं और हमारी वस्तुएं महंगी हो जाती होंगी, जिसके कारण भारतीय वस्तुओं को टिकाऊ होने के बावजूद भी कोई पसंद नहीं करता होगा। आपके ही देश में देखिए, जब आप देखते होंगे कि सस्ती वस्तुएं हैं, तो आप जानते हैं कि ये सस्ती वस्तु है, तो तुरंत उसे क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं। सस्ती वस्तुओं को क्या करते हैं, तुरंत खरीदने का काम करते हैं, तुरंत खरीद लेते हैं, भले वो वारंटी गारंटी कुछ ना हो। वहीं पे इंडियन वस्तु 300 का मिल रहा है और चाइनीज वस्तु 150 का मिल रहा है, तो आप 150 रुपये का खरीद के लाते हैं कि भारतीय लोग बहुत महंगा बना चुके हैं। लेकिन ये भारतीय वस्तुओं में थोड़ी बहुत वारंटी गारंटी होती है, लेकिन चाइनीज वस्तुओं में नो वारंटी नो गारंटी। तो इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे तमाम मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। एक बार नोट कर लें।
नोट कर लेंगे। भारत की अधिकांश नदियां तिब्बत और चीन की पहाड़ियों से निकलती हैं। तिब्बत और चीन की पहाड़ियों से निकलती हैं, जिनमें प्रमुख नदी है सिंधु। सिंधु को चाइना में सिचुआन कहा जाता है। सिंधु, सिंधु के बाद सतलज, सिंधु के बाद सतलज, सतलज, सतलज के बाद ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, घाघरा, घाघरा, ये प्रमुख नदियां हैं इत्यादि। ये सभी प्रमुख नदियां हैं जो चाइना से निकलती हैं। अब इसमें देखें, सिंधु नदी के कई सहायक नदियां चाइना से निकलती है। गेवलान नदी उसी का एक हिस्सा है, जिससे गेवलान नदी को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है। विवाद चल रहा है, गेवलान भी उसका एक हिस्सा है, उसी का एक पार्ट है। दूसरी तरफ हम बातें कर लें तो यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है लगभग 960 किलोमीटर चाइना में बहती है। उसे वहाँ पे जियांगवापो नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। भारत में उसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए नीचे की तरफ गिरती है, मुड़ती है, और इसलिए यहाँ पे क्या है, यांगयप्पा दर्रा से पार करते हुए वो चाइना सोच रहा है कि अगर अरुणाचल प्रदेश का जहाँ पे वो 90 डिग्री का कोण बना रखे और ब्रह्मपुत्र नदी चाइना से मुड़ के भारत की तरफ जा रही है, तो अगर हम उस चट्टानी इलाकों को परमाणु बम लगा के उड़ा दें तो हमारे वो रेगिस्तानी क्षेत्रों में चली जाएगी, और जब रेगिस्तानी क्षेत्रों में चली जाएगी ब्रह्मपुत्र, तो फिर हमारे जो क्षेत्र वो फर्टाइल हो जाएंगे, उपजाऊ हो जाएंगे, क्योंकि नदियां जहां से गुजरेंगी वहां के खेत सब क्या हो जाएंगे, फर्टाइल होते हैं। अगर वो नहीं है तो बंजर हो जाएंगे, बंजर हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे उपजाऊ बनाने के लिए वो कई बार नदियों के पानी को रोकने का भी प्रयास किया। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध भी हो इसी ब्रह्मपुत्र नदी पे सेटअप कर रहा है, बनवा रहा है कौन, चाइना। जिसके कारण हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे वहाँ पे वो निर्माण कार्य जारी करता है तो वहाँ से सीमेंट, कंकड़ पत्थर, जो निर्माण की वस्तुएं हैं, वो ब्रह्मपुत्रा से बह के और हमारे अरुणाचल प्रदेश में आती है। पहाड़ी क्षेत्रों में बिल्कुल एक एक कंकड़ पत्थर दिखाई देता है, उतना पानी गंदा नहीं है। वो उस पानी को रोकना चाहता है। अगर उस पानी को रोक दिया तो पूर्वोत्तर की जीवन रेखा कही जाने वाली, पूर्वोत्तर की बैकबोन कही जाने वाली ब्रह्मपुत्रा सूख जाएगी, और सूख जाने से अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय और फिर बांग्लादेश में एक तरह से पानी की संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए भारत इसका विरोध करता है। इस भारत के द्वारा इसका क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्या है कि चाइना एक भारत को चारों तरफ से घेरने की नीति भी अपना चुका है, जिसे पर्ल ऑफ रिंग्स कहा जाता है, जिसे मोतियों की माला कहा जाता है। पर्ल्स ऑफ रिंग कहा जाता है, मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है। 2014 के आईएएस के मेंस में पूछा जा चुका है कि पर्ल ऑफ रिंग्स के बारे में बताएं, मोतियों की माला के बारे में बताएं। आखिर ये मोतियों की माला क्या है, इसी को पर्ल ऑफ रिंग कहता है। तो इसमें हम बातें करें तो चाइना भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है, और इसी घेरने के सिलसिले में चूंकि वो हिंद महासागर उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए जो उसने अक्साई चीन, जो अक्साई चीन किसके कब्जे में, पहले भारत का ही था, लेकिन वो कब्जे में किसके है, चाइना के कब्जे में है। अक्साई चीन जो गेवलान नदी है उसके थोड़ा सा दूर पे अक्साई चीन होते हुए वह गिलगित बल्तिस्तान गलियारा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पीओके कहते हैं,
उसी पीओके में गिलगित बल्तिस्तान एक गलियारा है, एक गैप है पहाड़ी क्षेत्र में। उसी पहाड़ी क्षेत्र के रास्ते वो चाइना को पैसा देता है, पाकिस्तान को लीज पर ले चुका है पाकिस्तान से, और उसके लिए कांटेक्ट कर चुका है 100 वर्षों का, और उसमें सड़क और रेल मार्ग का निर्माण कर रहा है ताकि वह अरब सागर से जुड़ सके, अरब सागर से रेल और सड़क मार्ग के द्वारा अपने बीजिंग को, राजधानी को जोड़ सके। इसीलिए वह पाकिस्तान में एक लीज पर बंदरगाह लिया है, जहां पे करोड़ों अरबों रुपया फाइनेंस किया है, जिसका नाम क्या है, ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह का विकास कर रहा है, और उसे ग्वादर बंदरगाह के विकास करने के पश्चात वह मालदीव के भी एक आइलैंड को लीज पर ले चुका है, एक पट्टे पर ले चुका है। उसका भी डेवलपमेंट कार्य चल रहा है, विकास कार्य चल रहा है। और उसके बाद देखा जाए तो श्रीलंका में एक बंदरगाह है, हेमन-टोटा बंदरगाह, और उसे हेमन-टोटा बंदरगाह को भी लीज पर कौन ले चुका है, लीज पर ले चुका है चाइना। और एक तरह से देखा जाए तो हेमन-टोटा श्रीलंका के हिंद महासागर के तट पर है, और उसके बाद देखा जाए तो एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इस ही एक द्वीप था, जिस पर जबरदस्ती म्यांमार ने कब्जा जमा लिया, और उस द्वीप को क्या कहा जाता है, कोको द्वीप कहा जाता है। और उस कोको द्वीप पर देखा जाए तो किसने कब्जा जमा रखा है, म्यांमार ने, और म्यांमार एक मोटी रकम लेकर उसे किसे सौंप चुका है, मोटी रकम लेकर सौंप चुका है, और वो सौंप चुका है आपके चाइना को। इस तरह देखा जाए तो भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए चाइना ने नीति अपनाया। भारत ने भी कुछ काम किया कि वो भारत को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, हिंद महासागर में घेर रहा था, तो भारत ने वियतनाम को आश्रय देते हुए, थाईलैंड को आश्रय देते हुए, हांगकांग को देखते हुए वह दक्षिणी चीन सागर में चाइना को घेरना शुरू कर दिया। ये तो हमारे विदेश पॉलिसी का पार्ट था। लेकिन इस सवाल ये है कि थोड़ा सा आप मेंशन करें तो चाइना ने इसके बदले में पाकिस्तान को खूब ऋण बांटा, पाकिस्तान को खूब ऋण बांटा। उनको लगा कि हमें बहुत प्रॉफिट हो रहा है, फोकट में खाने की आदत हो गई। आज चाइना उसके साथ साथ ब्याज की भी वसूली कर रहा है, और जब ब्याज की वसूली कर रहा है तो वहां पे क्या है, आर्थिक हालात काफी कमजोर है। दूसरी तरफ श्रीलंका के हालात को देखिए, श्रीलंका को भी खूब खिलाया कि आप हेमन-टोटा दे रहे हो तो खूब खाओ। श्रीलंका वाले खूब बैठ के खाए, जैसे भारत वाले बैठ के इस समय खा रहे हैं। तो अब जब बैठ के खूब खाए, उसके बाद अचानक क्या हुआ, अचानक श्रीलंका में आर्थिक हालात बदतर से हो गए, ऋण से दब गया, कर्ज से दब गया, लोगों के पास पैसा नहीं है, और चाइना ने हाथ रोक दिया। चाइना ने पाकिस्तान को भी फंडिंग करना रोक दिया, और किसको, श्रीलंका को भी रोक दिया। इनके हालात बहुत खराब हो गए, और फिर ये भारत के साथ इनका बेहतर संबंध है नहीं। जब चाइना को इन्होंने आश्रय दिया कि चाइना भारत को चारों तरफ से घेर सके, तो फिर यहां पे क्या दिक्कत है कि अगर वो चारों तरफ से घेरेगा चाइना भारत को, तो भारत क्यों से कांटेक्ट करने वाले देशों से संबंध रखेगा। इस तरह देखा जाए तो आर्थिक जो पड़ोसों में आर्थिक हालात खराब हुए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं है, और वो है चाइना। उसके लिए जिम्मेदार कौन है, चाइना जिम्मेदार है। इस तरह देखा जाए तो एक भारत को चारों तरफ से घेरने की नीति अपना रखा है, जिस नीति को क्या कहा जाता है, से पर्ल ऑफ रिंग कहा जाता है, मोतियों की माला कहा जाता है। चाइना ये रूट नया शुरू करना चाहता है। चाइना उन क्षेत्रों में फिर वही प्रथम शताब्दी वाला रूट शुरू करना चाहता है कि अगर इसका हिंद महासागर पे कब्जा हो गया, ये अरब सागर पे कब्जा हो गया, तो फिर ये अफ्रीका के साथ, अरब के साथ, अन्य देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध बेहतर कर सकेगा, आसानी से वहां पे माल पहुंचा सकेगा, और वो माल ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान से लाद के कहां पहुंच सकेगा, वो सीधे पहुंचेगा उसकी राजधानी और उसके शहरों में। क्योंकि प्रथम शताब्दी में जो सिल्क रूट था, जिस पर कुषाणों ने कब्जा जमाया था, वो सिल्क रूट कहां से होके जाता था, इसी भारत से होके जाता था।
इसी कारण उस रूट को पुनः शुरू करना चाहता है कौन? चाइना। लेकिन वो उस समय अखंड भारत था, आज पाकिस्तान बन चुका है, उसी पाकिस्तान से शुरू कर रहा है, उसी पाकिस्तान से शुरू कर रहा है। उसके बाद देखें, अब यहां पे देखें घेर मोतियों की माला, ये मेंस का भी सवाल है, इसे प्रीलिम्स में भी आप देख सकते हैं। जो हेमनटोटा बंदरगाह कहाँ पे है, किसने कब्जा जमा रखा है, ग्वादर बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे क्वेश्चन है। उसके बाद देखें अगला सवाल है और वो है आपका ये तो मोतियों का माला आ गया। तो यहां पे देखें, जो मोतियों की माला हम चर्चा कर रहे थे, पल ऑफ रिंग की चर्चा कर रहे थे, वो है क्या? ये देखिए, ये है चाइना। चाइना है और चाइना की ये आर्थिक क्षेत्र है, राजधानी है। वहां से पूरे भारत को कैसे घेरना चाहता है, कैसे घेरना चाहता है? देखिए, ये है आपका चाइना का तिब्बत वाला इलाका, ये है पेंगोंग झील। पेंगोंग झील भी विवाद का उसी का एक हिस्सा है। वो चाहता है कि अगर पूरे पेंगोंग झील हमारे कब्जे में आ जाए तो और इधर से रास्ता जाएगा और हमारी दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। भारत क्या कर रहा है? यहां पे गैबन नदी पर एक पुल बना रहा है, जिस पुल के सहारे भारत भी चाहता है कि जिस पुल को अगर हम ये बना लेंगे तो हमारी सेना आसानी से अक्साई चीन को कब्जे कर लेगी। भारत इतना जल्दी से चाइना को छोड़ने वाला नहीं है, वक्त की बात है। जिस दिन वक्त ने बाजी मारी उस दिन अक्साई चीन भी हमारा रहेगा, क्योंकि अक्साई चीन क्या, भारत ने पूरे चप्पे चप्पे दाग में अपनी सेना तैनात कर रखा है, और एक बार जो सेना चढ़ गई है वो उतरी नहीं है, टोटल फोर्स लगा दी गई है उधर। और जिस दिन मौका मिलेगा, गैबान घाटी इत्यादि पे सब कुछ पुल इत्यादि होके कर चुका है, जिसके कारण विवाद था चाइना का कि आखिर ये पुल बना क्यों रहा है। तो हम नदी पे, अपने नदी पे पुल बना रहे हैं, वो नदी बॉर्डर पार करती है, जैसे बॉर्डर होगा तो चाइना हो जाएगा और अक्साई चीन वाला है। तो ये नदी पर पुल इसलिए बनाया जा रहा था कि वो नदी भी हमारा था और अक्साई चीन भी हमारा है, जिसके कारण भारत ने वहां पे पुल बनाना जारी किया, जिसके कारण विवाद हुआ। तो ये क्या है कि ये भारत का ही हिस्सा है जो इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है, और पाकिस्तान ने इसी को गिलगित बल्तिस्तान गलियारा कहा जाता है। जिससे गिलगित बल्तिस्तान गलियारे को चाइना ने सीधे सीधे, पाकिस्तान ने किस लीज पर दे रखा है? चाइना को लीज पर दे रखा है, और चाइना यहाँ पे अपना सड़क मार्ग, यहाँ पे रेलवे मार्ग, सबका विकास कर रहा है, अपनी फौज उतार दिया है इसके लिए सीधे सीधे यहाँ पे। तो भारत चाहता है कि अगर हम इसको काट ले, इनका चाइना का जो पर्ल ऑफ रिंग है वो बिखर जाएगा। केवल इसको, यही गैबान घाटी है, भारत जहां इस पे कब्जा किया, इनका मोतियों का माला बिखर जाएगा। तो अब यहां पे गिलगित बल्तिस्तान गलियारा ले लिया, और पाकिस्तान का यह है ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह है, इसको ले लिया, यहां से पूरा एक सड़क और रेल मार्ग जोड़ लिया। वो दूसरा नंबर क्या किया, यहां से देखिए ये मालदीव वाला हिस्सा है, बातचीत चल रही है, एक लीज पर ले रहा है ताकि नौसेना यहां पे तैनात कर सके, और नौसेना के बदौलत ये जो जितने भी माल हमारे आएंगे वो चाइना अपने नौसेना के बदौलत सुरक्षित रख सके।
और भारत पर भी उधर से क्या कर सके, अटैक कर सके। यहां पर यह है श्रीलंका, और श्रीलंका पर देखे कौन सा बंदरगाह है, श्रीलंका पे है और वो है हेमनटोटा बंदरगाह। यहां पे देखें ये है हेमनटोटा बंदरगाह और ये है ग्वादर बंदरगाह। हेमनटोटा के बाद देखें अब यहां पे दो मार्ग अपनाया है। वो एक तो यहां से हेमनटोटा से वो अपने चाइना जा सकता है, चाइना जा सकता है, और दूसरा नंबर वो दो टारगेट करता है। एक तो बांग्लादेश को टारगेट कर रहा है, बांग्लादेश से बातचीत कर रहा है कि तुम कुछ हमें द्वीप और नौ सैनिक अड्डा बनाने के लिए दे दो, बंदरगाह बनाने के लिए दे दो, तुम्हें माले माल दे देंगे, कर देंगे। जैसे माले माल किसको किया, श्रीलंका, जैसे माले माल किसको किया, पाकिस्तान को, उसी तरह वो माले माल करना चाहता है बांग्लादेश को। लेकिन बांग्लादेश थोड़ा सा होशियार है, बंगाली लोग हैं, तो अब वो क्या करता है, वो ज्यादा समझौता नहीं करता, फिर भी बहुत से आर्थिक सपोर्ट करता है ताकि वहां का एक द्वीप मिल जाए। और वहां पे कई कांटेक्ट भी हो चुके हैं बांग्लादेश से ताकि वहां पे मिल सके। इसीलिए बांग्लादेश एक मामला फंसाया है न्यूमुर द्वीप का, न्यूमुर द्वीप का फंसाया है ताकि वो क्या कर सके, न्यूमुर द्वीप का अगर एक तरह से क्या करेगा, न्यूमुर द्वीप अगर उसको मिल जाता है बांग्लादेश को तो उठा के किसको दे देगा, चाइना को दे देगा। चाइना अपना बंदरगाह बनाएगा, नौसैनिक अड्डा बनाएगा और जरूरत पड़ने पर भारत से युद्ध के समय वो आक्रमण कर सकेगा। इसीलिए वो यहां पर मामला फंसा है। दूसरी तरफ देखें, ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहीं पर म्यांमार का है कोको द्वीप। इस कोको द्वीप को लीड पर कौन ले चुका है, पट्टे पर कौन ले चुका है, चाइना। चाइना ले चुका है और यहां पे अपनी नौ सेना तैनात कर रखा है, नौ सैनिक अड्डा बना रखा है। और इस तरह देखा जाए तो यहां से चाइना अपने स्थल मार्ग के द्वारा कहां पहुंच सकता है अपने देश। और इस तरह भारत को उसने चारों तरफ से जो घेरने की नीति अपनाई है, इसी घेरने के नीति को क्या कहा जाता है, पल्स ऑफ रिंग कहा जाता है, या इसी को मोतियों के माला के नाम से जाना जाता है। पल्स ऑफ रिंग कहा जाता है या मोतियों के माला के नाम से पुकारा जाता है। इसमें कई विवादास्पद मुद्दे हैं। अब भारत देख रहा है कि ये हमको घेर रहे हैं तो भारत भी इनको घेर रहा है। भारत ने यहां पे अभी समझौता वो टूटा है, लेकिन यहां पे उसने क्या किया, जो आपके ईरान है उस ईरान पे चाबहार बंदरगाह के लिए समझौता किया। फिलहाल उसमें कुछ मुद्दा है उलझे हुए, फिर क्लियर होंगे। चाबहार बंदरगाह भारत यहां बना रहा है कि तुम यहां से मारोगे तो हम यहां से मारेंगे। यहां पे भारत विकास कर रहा है ईरान के पास। उसके बाद भारत ये है इनका साउथ चाइना से, तो भारत क्या कर रहा है, जो वियतनाम है उस वियतनाम के साथ मिलकर, इधर वियतनाम है उस वियतनाम के साथ मिलकर भारत ने एक तरह से चाइना की जो खाड़ी है इसमें डीजल और पेट्रोल ढूंढ रहा है और अपना वहां पर भी अड्डा बना रखा है भारत ने। तो ये यहां पहुंच रहे तो भारत यहां पहुंच रहा है। ये इधर से मारेंगे तो इधर से हम पूरा ब्रह्मोस ही मारा जाएगा, कहीं भारत छोड़ने वाला नहीं है। तो अब यहां पे क्या है, एक तरह से ये पुराना रूट शुरू करना चाहता है जिससे ये पूरा अरब सागर, यूरोप है, उसके बाद पश्चिम एशिया, उसके बाद इधर पूर्वी एशिया, अन्य देशों के साथ व्यापार कर सके। चाइना एक साम्राज्यवादी देश है और साम्राज्यवादी देश का मतलब है कि वो अपने उपनिवेश, अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए पूरे दुनिया को अपना क्या कर सकता है, अपने मुट्ठी में कर सकता है, पूरे दुनिया को अपने कब्जे में कर सकता है, पूरे दुनिया को अपने अधीन कर सकता है। इसलिए यहां पे वो मोतियों की माला, पुराना वह पल ऑफ रिंग्स है या सिल्क रूट को प्रारंभ करना चाहता है और चाइना इसको नया सिल्क रूट नाम दिया है। और भारत कहता है कि ये भारत को चारों तरफ से घेर रहा है और मोतियों की तरह छोटे छोटे बंदरगाहों को जगह जगह दुनिया के देशों से, जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे ले रहा है, विकसित कर रहा है और उसके बदले में वहां पे ऋण और सुविधाएं दे रहा है। और फिर बाद में जब विकसित हो जा रहा है तो ऋण क्या कर रहा है, रोक दे रहा है। अब श्रीलंका क्या होगा, भूखमरी के कगार पे, पैसा नहीं है, वहां के लोगों को
एक एक लीटर दूध के लिए 2-2 हजार खर्च करने पड़ते हैं। वो भारत से मदद मांग रहे हैं। भारत ने कई टन दूध भेजा भी है, लेकिन इस सवाल यह है कि फ्री कब तक खाओगे आप, और उल्टे अपने ही दुश्मन को क्या किए हो, बैठा दिए हो। भारत ने एक बंदरगाह, यहां पे एक द्वीप था जो मैंने पॉइंट रखा, 1974 में वो द्वीप भारत का था, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने दरिया दिली दिखाते हुए उसे किसे दे दिया, श्रीलंका को दे दिया। और जब श्रीमती गांधी ने श्रीलंका को दे दिया और एक समझौता किया कि यहां पे हमारे भारतीय मछुआरा आएंगे, यहां पे आराम करेंगे और यहां पे जाल फैला सकेंगे, मछली मार सकेंगे। वहां पे कुछ नहीं है, बस एकमात्र क्या है, एकमात्र सेंट पीटर्स का चर्च है, बाकी कुछ है नहीं वहां पे। इसलिए वो निर्जन द्वीप को उन्होंने दे दिया। लेकिन आज ऐसी हो गई थी, आज भले भिखमंगा भुखमरी कगार पे है, लेकिन वही श्रीलंका कह रहा था कि अगर भारतीय मछुआरे कोई भी दिख जाए तो देखते ही गोली मार दो। एक दो मछुआरे को पकड़ के फांसी की सजा देने वाले थे, लेकिन भारत ने ऐतराज किया तो उन्हें क्या करना पड़ा, छोड़ना। अब वो भूखमरी के कगार पे है तो भारत से कह रहा है कि दूध भेजो, बताओ। लेकिन हमारा भारत वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, इसलिए दूध भेजेगा। क्या करेगा, दूध भेजेगा। खाने पीने की वस्तुएं किसको भेजेगा, श्रीलंका को भेजेगा। आगे देखें, दूसरा ये परलप्स रिंग की बातें हमने की। अब हम लोग पहुंचते हैं गैवलान घाटी। गैवलान घाटी को देख लेते हैं और पेंगोंग झील को देख लेते हैं। जो पेंगोंग झील को कब्जा करना चाहता है, चाइना। पेंगोंग झील को कौन कब्जा करना चाहता है, चाइना कब्जा करना चाहता है, क्योंकि पेंगोंग झीलें सामरिक दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। 134 किलोमीटर है, उस पे पहाड़ियों के बीच में हो, और जगह जगह पर वहां पे पहाड़ियों की फिंगर बना हुआ है, जिसे फिंगर पिंट कहा जाता है। और उसी फिंगर पे देखा जाए तो 8 तक फिंगर, 8 तक 6 तक इधर भारत का अधिकार था और 8 के उधर किसका अधिकार था, चाइना का था। बीच 6 और 8 के बीच में फिंगर था, उसमें दोनों के लिए पेट्रोलिंग की व्यवस्था थी। चाइना ने क्या किया कि इस तरह है, इस जो पेंगोंग झील है, इस पेंगोंग झील के जो फिंगर बने हुए, यही फिंगर है, इस फिंगर पे क्या किया कि वो कच्ची पहले सड़क बनाया 8 से लेके तक, और कच्ची सड़क बनाने के बाद फिर क्या किया, उस पे रात रात ढलाई करा दिया। भारत ने कहा कि ये तो बहुत गलत हो गया। भारत भी अपनी पूरा 6 तक बढ़ा दिया, जाओ अब 6 से आगे नहीं बढ़ने देंगे, 6 से आगे नहीं। बस अब ये समझौता होने लगा, दौरे की बातें हुई, भारत ने भी लद्दाख पे अपनी पूरी ताकत लगा दिया, उधर से भी वो ताकत लगा दिए। तो यहां पे क्या था कि यहां पे एक तरह से पेंगोंग झील है, पेंगोंग झील पर भारत पूरी दिखाई, और यहां पे युद्ध की भी स्थिति रही, फिर भी भारत से नहीं हटा, क्योंकि पेंगोंग झील एक तरह से देखा जाए तो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण झील है। इस झील पे कब्जा होने का मतलब है कि वह एक तरह से क्या कर सकता है, यहां पे अपनी नौ सैनिक बेहतर कर सकता है, और पूरे लद्दाख पे कब्जा करने के लिए वो केवल अपने पनडुब्बी और अन्य जहाजों का भी उपयोग कर सकता है। इसलिए भारत कभी भी यहां पे कमजोर नहीं पड़ेगा। वर्तमान में इस झील का लगभग 6 फिंगर 6 तक भारत के अधिकार में है, और बाकी तिब्बत के अधिकार में था, लेकिन अब इस समय किसके अधिकार में है, इस समय अधिकार में है और वो चाइना के अधिकार में है। इस समय किसके अधिकार में है, चाइना के अधिकार में है। ये पेंगोंग झील तब चर्चा में आया जब 3 इडियट पिक्चर बनी, और यहीं पर कौन बैठा करते करने के लिए, वो उसमें जो क्या नाम था उसका, बांगचुंग, बांगचुंग यहीं पे उस समय काफी चर्चा में आया। तो पेंगोंग झील
चल रहा है कि नहीं वीडियो? तो पेंगांग झील, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं गैबान घाटी। आखिर गैबान घाटी का क्या मामला है? गैबान घाटी है, सबको एक एक करके लिखाएंगे, प्री का भी सवाल है, मेंस का भी सवाल है। आगे देखते हैं गैबान। यहीं पे पेंगोंग झील के थोड़ा सा आगे लद्दाख का जो पेंगोंग नदी है, जो कौन गैबान नदी है, वो भारत और चाइना की सीमा बनाती है। हालांकि वो अक्साई चीन को मिला लिया जाए तो भारत की ही नदी है, जो सिंध की सहायक नदी है, लेकिन चाइना उस पे जो बनाए जाने वाले सड़क मार्ग है उस पुल का विरोध कर रहा है। चाइना का विरोध का मुख्य मुद्दा है कि आखिर इस पे पुल क्यों बनाए जा रहे हैं, सड़क मार्ग क्यों बनाए जा रहे हैं। तो भारत कह रहा है आप जो सड़क उस गैबान के उस पार हम भी बना रहे हैं, क्योंकि वो मार्ग इसलिए बना रहा है क्योंकि वो कहां जाना चाहता है, पाकिस्तान जाना चाहता है, और मोतियों की माला तैयार कर रहा है, परलाप से रिंग तैयार कर रहा है। तो भारत भी अपनी एक तरह से स्थिति को मजबूत कर रहा है ताकि हमें चाइना बॉर्डर तक पहुंचना आसान हो जाए, चाइना बॉर्डर तक पहुंचना आसान हो जाए। तो हम लोग देखते हैं गैबान घाटी। ये देखिए, ये है गलवान नदी लद्दाख की, और इसी लद्दाख में गलवान नदी बहती है। और एक तरह से देखा जाए तो इस नदी को लेकर काफी विवाद है भारत और चीन के बीच में। इसी गलवान विवाद में देखा जाए तो 24 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और 50 आसपास किसके सैनिक शहीद हुए थे, चाइना के शहीद हुए थे। यह है गलवान घाटी, काराकोरम दर्रा में है। ये देखें ध्यान से गलवान घाटी, और इसे गलवान घाटी को ध्यान से देखें तो इधर है इंडिया और उधर क्या है, चाइना। और इसी गलवान नदी घाटी पर भारत पुल बना रहा है, पुल बना रहा है, जिस पुल के बनाए जाने से क्या होगा,
एक तरह से सेना आसानी से यहाँ तक पहुंच जाएगी, सेना आसानी से पहुंच जाएगी। ये देखें, एक तरह से भारत सबसे ज्यादा अगर इस समय सड़कों पे काम किया है तो बिल्कुल बॉर्डर इलाके पे काम किया है, जहां हजारों पुल बनाए जा चुके हैं। एक तरह से सीमा बॉर्डर तक आसानी से हम सेना अपने सड़क मार्ग के द्वारा जा सकती है पहाड़ी क्षेत्रों में। और इसी कारण देखा जाए तो इससे गैवलान घाटी में जो सड़क मार्ग बन रहे हैं, इसी सड़क मार्ग का विरोध किसके द्वारा किया जा रहा है? चाइना के द्वारा किया जा रहा है। ये जो गैवलान नदी घाटी पे जो पुल बनाए जा रहे हैं भारत के द्वारा, इसी पुल का विरोध है, कौन कर रहा है? इस पुल का विरोध है किया जा रहा है चीन के द्वारा, चीन के द्वारा विरोध किया जा रहा है। और इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे चाइना एक तरह से देखा जाए तो चाहता है कि ये गलवान नदी घाटी का जो एक तरह से निर्माण कार्य है वो भारत रोक दे, लेकिन भारत कभी नहीं रोकने वाला है, क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, एलएसी है, और लाइन ऑफ एक्शन है जो भारत और चीन के बीच में है। लाइन ऑफ एक्शन, एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और एलएसी किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में है। लाइन एक्शन और कंट्रोल ये है, और इसी में गलवान नदी घाटी है, जिससे गलवान नदी घाटी के पास भारत का भी निर्माण कार्य हो रहा है, जिसके कारण वो समझ रहा है कि सीधे भारत चाइना तक आसानी से पहुंच जाएगा और कभी भी इसे पहुंचने नहीं दिया जाएगा। इसी कारण ये विवाद चल रहा है, जिसके कारण कई सैनिक भारत और चीन के इस गैवलान नदी घाटी में मारे गए थे, गैवलान नदी घाटी में मारे गए थे, जिसके बारे में आपने देखा था, जिसके बारे में आपने सुना था। इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस तारीख को घटना घटित हुई थी, याद है आप लोगों को? 2021 में घटित हुआ था ना? टाइम याद रखिए, उसको क्या पता पूछ दे प्रीलिम्स में, इसलिए डेट याद रखिए। तो इस तरह हमने बातें किया, और इसमें जो भी सवाल पूछे जाएंगे उन्हें सवालों पे चर्चा हम लोग कल करेंगे। ये सब गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिक हैं, जिन्हें शहीद सैनिकों को देखा जाए तो वहां पर भी चाइना में भी एक तरह से, यहाँ पे तो 100 सौंपे जाते हैं, चाइना में 100 नहीं सौंपे जाते हैं। 24 हमारे सैनिक मारे गए थे, 24 सैनिक शहीद हुए थे, जिसमें तमाम नाम चर्चा में रहा था। पता चला किस तारीख को घटना घटित हुई? 15 जून, 15 जून की रात्रि को। ये सब 2020 की 21, ठीक। तो बाकी बातें हम लोग कल करते हैं।